हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स टॉपिक के बारे में। ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में पार्ट 6 में हमने ब्रिक्स के बारे में एक डिटेल्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि ब्रिक्स क्या होता है, उसके टेस्टिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, वो सारी चीज़ें हमने वन बाय वन देखे थे एक छोटा सा 10 मिनट का ओवरव्यू में। उस ओवरव्यू के बाद हमने डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस किए थे, लगभग 15-20 क्वेश्चन किए थे वहाँ पे। अगेन यहाँ पे हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ब्रिक्स में। तो अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कवर कर लिया है। ये आपका पार्ट 7 है, राइट। तो 6 से हमने स्टार्ट किया ब्रिक्स का। पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 में हमने सीमेंट कवर किया। पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में हमने लाइम कवर किया। 6 में ब्रिक स्टार्ट हुआ। 6, 7 और 8 हमारा ब्रिक्स चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है ब्रिक्स। तो सब उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर का बटन दबा देना, ठीक है। दिस इज द पार्ट 7 ब्रिक्स। पार्ट 1 से लेके 6 तक ऑलरेडी कवर है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। सेक्रेड गुरुकुल का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक करोगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वहां पे आपको दिख जाएगा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर स्टेट एईएन और स्टेट जेई, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी जेई की बात कर लो या फिर कोई भी स्टेट जेई की बात कर लो, स्टेट एई की बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सारे के सारे लगभग हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग क्ले विथ वाटर फॉर मोल्डिंग इज कॉल्ड व्हाट? टेम्परिंग, प्लगिंग, सोकिंग या फायरिंग? बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। टेम्परिंग, पगिंग, सोकिंग और फायरिंग। देखो, क्ले का प्रिपरेशन जब हमने फर्स्ट क्लास में इससे पहले वाले पार्ट में जो डिस्कस किया था तो वहां पर बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ द क्ले क्या होता है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म थे, 6 तरीके से हम डिवाइड करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द क्ले। वो 6 का 6 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चारों सही नहीं है जो टिक कर दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि चारों में से कौन सा है। तो पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग क्ले विथ वाटर फॉर मोल्डिंग इज कॉल्ड पगिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। B is the correct answer. Next question. Which of the following is not a desirable property of bricks for building construction? Not लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। High crushing strength, dimensional accuracy, low fire resistance, high water permeability। कौन सा इसमें से आंसर सही नहीं है? नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टी, प्लीज आंसर। देखो, हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए, डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए चाहिए, लो फायर रेजिस्टेंस, हाई फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, उल्टा लिखा हुआ है। तो सी जो है वो गलत है, मतलब ये सही आंसर यही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे फॉल्स लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्निंग bricks at an excessively high temperature can lead to what? Increased strength, vitrification, reduced water absorption or improved workability. Burning bricks at excessive high temperature क्या हो जाएगा? इंक्रीज स्ट्रेंथ ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अगर उसको बर्न करते हैं, चाहे वो क्लैंप में करे या फिर क्लिंस में करे, कोई भी क्लिंस यूज करे, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ हाई होता, नहीं। तो पहला गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज द विट्रिफिकेशन। द करेक्ट आंसर इज द बी। बी इज द विट्रिफिकेशन। थर्ड वन क्या? रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन, इंप्रूव्ड वर्कबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हाई टेम्परेचर पे जब हम ब्रिक को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो वो ब्रिटल हो जाता है,
ठीक है, क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है। वो ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं, तो जाके आप लेक्चर देखो तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ब्रिक इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई लोड बेयरिंग वॉल? मोस्ट सुटेबल फॉर हाई लोड बेयरिंग वॉल, फ्लाई एश ब्रिक, कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक और सैंड लाइम ब्रिक। हाई लोड बेयरिंग वॉल कौन सा है? लोड बेयरिंग वॉल की बात किया हुआ, तो जब लोड बेयरिंग वॉल की बात करते हैं तो लोड बेयरिंग वॉल में सबसे ज्यादा जिसका लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा हम उसी ब्रिक का यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे फ्लाई एश ब्रिक नहीं होगा, कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक ये भी नहीं होगा। कंक्रीट ब्रिक की अगर हम बात करें तो कंक्रीट ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है या लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर थ्री। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द बॉन्ड, इन विच ऑफ द बॉन्ड are all bricks led with their long side parallel to the wall face? अभी मैंने बताया था कि हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एंड इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय बताया था कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर। जैसे कि मान के चलते कोई ब्रिक है, ठीक है, तो हेडर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेचर कौन सा हो जाएगा? जब ये फेस दिखेगा हाइट, ब्रेड्थ और ये लेंथ, तो कुछ यहां पे आपको ये की बना होता है, क्यू बना होता है, वो पिछले क्वेश्चंस में कवर किया है। स्ट्रेचर हो गया, ये हेडर हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन स्ट्रेचर के फॉर्मेट में होगा, ये वाला फॉर्मेट हमारा हेडर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बताइए, इन विच बॉन्ड आर द ब्रिक्स लेड विद द लॉन्ग साइड पैरेलल टू द वॉल फेस? लॉन्ग साइड कौन सा हो गया, ये हो गया ए बी सी डी, तो इट्स स्ट्रेचर बॉन्ड। लॉन्ग साइड पैरेलल टू द वॉल फेस, ये वाला पार्ट अगर हमारा होता है तो हमारा क्या कहला रहा है, ये वाला पार्ट अगर हमारा, तो हमारा स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर बॉन्ड। अगर ये वाला पार्ट ये हेडर वाला रहता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हेडर बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिश बॉन्ड यूजेज ऑल्टरनेटिंग कोर्स ऑफ व्हाट, हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन बोथ फेसेस, हेडर ओनली, स्ट्रेचर ओनली, हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन वन फेस ओनली। देखो बी और सी तो वैसे ही गलत है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे हेडर कह रहा है कि हेडर ओनली और स्ट्रेचर ओनली। तो जब हेडर बॉन्ड क्या कहलाएगा, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या कहलाएगा, अगर यही दोनों है तो ए कह रहा है हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन बोथ फेसेस, एक कह रहा है कि हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन वन फेस ओनली। तो करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा, ए हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन बोथ द फेसेस, बोथ फेसेस, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड हैज ऑल्टरनेटिंग कोर्स ऑफ व्हाट? अब फ्लेमिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है। तो अभी हम इससे पहले क्या देखे थे, फ्लेमिश देखे थे, कौन सा देखे थे? अब क्या कह रहा है, इंग्लिश बॉन्ड। तो हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन बोथ फेसेस, हेडर ओनली, स्ट्रेचर ओनली, हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन वन फेस एट टाइम, क्या हो जाएगा? तो ये पिछला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, लास्ट क्वेश्चन देखो 116, तो फ्लेमिश बॉन्ड की बात किया तो हेडर एंड स्ट्रेचर बोथ फेस, यहां पे कह रहा है कि हेडर एंड स्ट्रेचर बोथ फेस, तो ये तो फ्लेमिश है, ये हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड, लास्ट का ऑप्शन कौन सा बचेगा, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कुछ भी रहे देख लो, हेडर एंड स्ट्रेचर ऑन वन फेस एट अ टाइम। क्लियर हो गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच बॉन्ड ऑफर द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरऑल स्ट्रेंथ? कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब स्ट्रेंथ के रिस्पेक्टिवली? तो स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और हेरनी, ये हैरिंग बोन बॉन्ड, यहाँ पे कुछ और स्पेस लगता है। तो इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करेंगे ना, स्ट्रॉन्गेस्ट वाले में एक ही है हमारा इंग्लिश बॉन्ड, एकदम रट के रखना, क्योंकि पेपर में आते हैं हमेशा क्वेश्चंस कि इंग्लिश बॉन्ड कौन सा है,
4 ही बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडर, स्ट्रेचर, इंग्लिश और फ्लेमिश। ठीक है, और किसी का? Herringbone bond features brick laid at an angle. What is the typical angle used? अब ये बता दो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक तो ये होता है, एक बैट पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बैट क्या होता है, कितने, कहाँ पे कौन सा बैट का हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्लोजर पढ़ा होगा कि क्लोजर क्या होता है, कि किंग क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होता है, कब कहाँ पे हम क्लोजर्स का यूज करते हैं, कौन से बॉन्ड में यूज करते हैं, कब उसका यूटिलाइज कॉर्नर पे लगाते हैं या फिर कॉर्नर से पहले, मतलब क्लोजर्स भी अच्छे से पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो हेरिंग बोन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एट ए 45 डिग्री, एट ए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, when should you avoid using stretcher bond? When should you avoid using stretcher bond? कब आप avoid करते हो? In thin partition wall, one brick bite, for decorative purpose, in a load bearing wall और a for curved wall. Avoid कहाँ पे करते हो? When should you avoid using a stretcher bond? बताइए। जब हमारा लोड बियरिंग वॉल होता है ना, जब हमारा लोड बियरिंग वॉल होता है तब हम इसको अवॉइड करते हैं। डेकोरेटिव पर्पस में यूज करते हैं, थिन पार्टीशन वॉल के लिए यूज करते हैं, वन ब्रिक ही चाहिए। स्ट्रेचर के लिए तो एक सिंगल 5 इंची का दीवार बनाते हैं, आपने सुना ही होगा, तो पार्टीशन वॉल के लिए यूज कर लेते हैं। कर्व वॉल के लिए भी हम वही यूज करते हैं। तो ए बी सी तो यूज करते हैं, लेकिन लोड बेयरिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, Which type of mortar is generally preferred for brick masonry? तो आई थिंक सो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल है कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, दैट इज अ सीमेंट मोटार होगा, और कुछ नहीं आंसर है, ये सब बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विन क्लोजर इन ब्रिक वर्क? अभी पूछा था ना कि क्विन क्लोजर आएगा, तो क्विन क्लोजर का यूज क्या है? टू क्रिएट डेकोरेटिव पैटर्न्स, टू फिल इन अ स्मॉल गैप एट वॉल एंड्स, टू स्ट्रेंथ कॉर्नर्स, टू बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्रिक्स। क्या हो जाएगा? द फिल गैप एट द वॉल एंड्स, टू फिल स्मॉल गैप एट द वॉल एंड्स। अभी थोड़ा देर पहले बताया था इसके बारे में कि क्विन क्लोजर का हम यूज कहाँ पे करते हैं, कॉर्नर्स पे करते हैं, जब हम बॉन्ड्स बनाते हैं, हेडर बॉन्ड हो गया, स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड। तो कहाँ पे, इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि किसमें हम क्विन क्लोजर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर्स को फिल करने के लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट, what is the main advantage of using a bonded brickwork pattern over a simple stacked arrangement? Improve aesthetic only, increase strength and stability, easier construction process, reduced material cost? बताइए, what is the main advantage bonded brickwork pattern over a simple stacked arrangement? That's increase the strength and stability. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, स्थेटिक भी तो है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ प्रायोरिटी पे देखा जाता है, स्टेबिलिटी प्रायोरिटी पे देखा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहला रहा है? यू आर a building a wall that is 10 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाइट एंड 25 सेंटीमीटर थिक। देखो ये मीटर में दे दिया, ये 3 मीटर दे दिया और ये 25 सेंटीमीटर कर दिया। कोई वॉल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंग 1 सेंटीमीटर मोटार जॉइंट बिटवीन ईच ब्रिक। द ब्रिक्स यू आर यूजिंग आर स्टैंडर्ड इंडियन ब्रिक्स विथ अ डायमेंशन ऑफ, देखो कभी कभी क्या होता है कि ये डायमेंशन नहीं देगा, आप याद रखिएगा, कभी कभी ये डायमेंशन नहीं देगा, सीधा सीधा लेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक हम यूज कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स डू यू नीड फॉर द वॉल एक्सक्लूडिंग वेस्टेज?
तो यहाँ पे आपको इजीली कैलकुलेट करना 1000, 2000, 4000, 5000 दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट नहीं अगर निकालोगे, क्योंकि एग्जैक्ट निकालने का कोई मतलब नहीं है, आपको रफली भी निकालोगे नियर बाई आ जाएगा जो आंसर, उससे कैलकुलेट कर। तो क्या करना है, एक वॉल का वॉल्यूम निकालना है, दूसरे वॉल का वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। अगर मान लिया कि टोटल वॉल्यूम निकाल लो, V1 वॉल्यूम 1 हो गया, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और मीटर का ध्यान रखना, सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रखना। एक सेकंड, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। एक V1 ले लो और एक V2 ले लो, तो जो आंसर आ जाएगा, जितना नंबर आ जाएगा वो आपका वॉल, उतना नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए, उतना नंबर ऑफ नंबर्स निकल जाएंगे ब्रिक का। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 हो जाएगा। 3 मीटर को इधर सेंटीमीटर में करो, 300 हो जाएगा, इंटू 25, यानी कि 10 इन 1000 इंटू 300, 1000 इंटू 300 इंटू 25, एक निकल गया। दूसरा आ जाएगा 19 इंटू 9 इंटू 9। दोनों को जब सॉल्व करोगे तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4000 समथिंग आएगा, और वो लगभग 5000 के आसपास आता है। तो वेस्टेज वैसे हटा के तो मोटार ऐड करोगे तो 5, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में जब ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि अब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो वी कांट सॉल्व। पहले क्वेश्चन को देखने, एनालाइज करना, अगर लगता है कि सिंपली कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा तब तो आप सॉल्व कर दोगे। अगर लगता है कि टेक्स टाइम, इसमें 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, तो उसको नोट डाउन कर लो। जो क्वेश्चन पेपर में रफ सेट मिलता है ना, रफ सेट का लास्ट में लिख लो क्वेश्चन नंबर, कि ये हमको सॉल्व करना है बाद में। इस क्वेश्चन को स्किप करो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप करो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे मूव करो। रीजन क्या होता है ना, कि कभी कभी आप न्यूमेरिकल के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता हुआ सवाल है ना, उसको छोड़ देते हो, छूट जाता है, छोड़ देते तो छूट जाता है, आपके पास टाइम नहीं रहता है, उधर से एग्जामिनर आता है, बोलता है भैया क्वेश्चन पेपर दे दो, हटाओ, हो गया तुम्हारा टाइम खत्म। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने जो आपको थ्योरेटिकली इजीली सॉल्व हो सकता है, इजीली बन सकता है। ये तो है ही, आपके पास टाइम बच गया लास्ट में, तो आप इसको सॉल्व करो ना, 2 मिनट का समय लगेगा, 3 मिनट का समय, सॉल्व कर लो आराम से। बट ऐसा पहले ही करके इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जब आपके पास टाइम, जितना लास्ट का मोमेंट बचेगा ना लास्ट में, उतना पैनिक होते जाओगे कि अभी इतने सारे क्वेश्चंस बचे, इतने सारे क्वेश्चन बचे, लेकिन उसके बाद लगे कि अब तो 5 ही क्वेश्चन बचे हैं ना, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, you need 3500 bricks for a wall. If a typical wastage is 7%, how many bricks you should purchase? Okay, कोई वॉल का दिया हुआ है कि आपको 3500 ईटा लगेगा, जिसमें 7% वेस्टेज इसने दे दिया, 7% वेस्टेज दे दिया, तो आप ईटा कितना खरीदोगे? आप ईटा टोटल कितना खरीदोगे, कोई आइडिया बताइए? इट्स वेरी सिंपल, क्लास 9th 10th में जो पढ़ा था वही कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। 3500 वॉल दिया, 3500 ब्रिक आपको चाहिए, 7% का वेस्टेज है, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा? 3745, 3655, 3800, 3850। कैलकुलेट कर लो जल्दी से, वेस्टेज कितना आएगा, ऐड कर दो दोनों को। वेस्टेज कितना आएगा, ऐड कर दो 3500 का वेस्टेज, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिंपली 7/100, 7% गुने 3500, ये कितना आ जाएगा? 35, 5, 24, 245। तो 3500 प्लस 245 ऐड कर दो, कितना हो गया? 3500 प्लस 245 ऐड करोगे तो 3745 हो गया। एक द करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल, एक लाइन में निकल गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें, कुछ करना ही नहीं था। ये ब्रिक आइए प्लस में इसको एडिशनल निकाल लो कि जो ब्रिक आया हुआ है आपका एक लाइन में। जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो ना शॉर्टकट मेथड का यूज करके, उतना करो, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम होता है और
सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है फास्टली, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अ ट्रक हैज़ ए स्पेस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। हाउ मेनी स्टैंडर्ड ब्रिक्स 20, 10, 10 कैन इट ट्रांसपोर्ट कंसिडरिंग द मोटर जॉइंट्स? निकाल लोगे 4000, 5000, 6000, 7000। कुछ नहीं करना यार, दोनों का बहुत ही सिंपल दिया है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम है, एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम निकल गया तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकल जाएंगे। तो प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 126 मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। नेक्स्ट, standard brick cost of 0.75 rupees. How much will you spend on bricks for a wall that require 5000 bricks with a 10% wastage factor? तो सबसे पहले तो 10% वेस्टेज निकाल लो, ठीक है। 10% वेस्टेज निकालने के बाद टोटल ब्रिक्स आ जाएंगे। टोटल ब्रिक्स आने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दो एक ब्रिक के प्राइस से, यही करना है ना। वेस्टेज फैक्टर ऑलरेडी हमने निकाला है, कैसे निकालेंगे? तो 10/100 इंटू 5000 कर लोगे तो आपका वेस्टेज निकले, कितना वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, 10% के हिसाब से। और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, 5000 प्लस जो वेस्टेज आ गया उसको, कितना हो जाएगा? 10 बाई, पूरा मैं एक साथ लिख देता हूं, 10/100 इंटू 5000 प्लस 5000, ये कोई वैल्यू आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मान लिया कोई x वैल्यू आ जाता है, ठीक है, तो x इंटू 0.75। आंसर प्लीज लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, a bricklayer lays 500 bricks पर 8 वर्क डे। मतलब 8 घंटा अगर काम करता है कोई मेशन तो 500 ईटा जोड़ता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल टेक टू बिल्ड अ वॉल नीडिंग 4000? कितना दिन लगेगा? अगर कोई एक मेसन 8 घंटा काम करके 500 ईटा लगाता है तो 4000 ईटा के लिए कितना दिन लगाएगा? देखो यार, इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है। प्लीज राइट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 128 का भी क्लास 9th और 10th का मैथ्स होता है, वैसी मैथ्स पे सॉल्व करना, ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। दिन में, डे में पूछा, आवर्स में नहीं पूछा आपसे कितना दिन लगेगा, तो सीधा डिवाइड भी कर दोगे ना, 4000/500 तो 8 दिन निकल जाएगा, आंसर ऐसे ही आ जाता है। एक लाइन का आंसर था। So this is all about the part 7 and we are completing part 1 to part 7. इसके बाद हम पार्ट 8 करेंगे। 8 भी हमारा ब्रिक्स चैप्टर ही होगा, ठीक है। ब्रिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, स्पेशली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स की बात करें, टेस्टिंग ऑफ द ब्रिक्स की बात करें, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी हैं बचे हुए। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक वाइज हम करें, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस ही करेंगे। और लगभग 20-25 मतलब लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 8 इज द लास्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज द पार्ट 8। सो सेम टाइम पे 2 बजे आपको आ जाना है, और अगर नहीं आते हैं तो आपको वीडियो तो मिल ही जाता है, रिकॉर्डेड सेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो थैंक यू एवरीवन। एंड किसी को कोई डाउट है, कोई इशू है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट 7781913939। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, अगले सेशन में मिलते हैं।